4th आए थे ओलंपिक्स में, लेजेंड पीटी उषा, वो भी 4th आए थे, वो भी 0.001 सेकेंड से। मुझे अभी तक याद है, हम ग्राउंड पे थे खुद, नेशनल एंथम शुरू हुआ है, हम यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना सारे, नीरज चोपड़ा जी तब वो अंडर 20 खेल रहे थे, जो 20 साल के नीचे की आयु, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। जैसे इंडिया क्रिकेट में, वैसे अर्जेंटीना फुटबॉल में है। अर्जेंटीना अपना लास्ट वर्ल्ड कप 36 ईयर्स पहले जीती थी, 1980। मेसी स्पेन में थे तब, ये बहुत कम लोगों को पता है। मतलब तब स्पेन ने मेसी को स्पेनिश सिटीजनशिप ऑफर की थी कि आप स्पेन से खेलो, आपको हम वर्ल्ड कप जितवा के दे देंगे। रोनाल्डो की बात की जाए, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो उनके टीममेट्स बताते हैं। रोनाल्डो जब नए नए आए थे रियल मैड्रिड में, अगर हम फुटबॉल की बात कर रहे हैं, भारत से बिलोंग करते हैं, तो हम इस बंदे को कभी नहीं भूल सकते। इंडिया में बहुत जल्दी पॉपुलर हो सकते हो तुम, अगर तुमने वर्ल्ड लेवल पे कुछ बड़ा काम कर दिया तो। नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। हाउ आर यू एवरीवन? दिस इज विशाल द वे एंड वेलकम टू टीवीडी पॉडकास्ट, द विशाल द वे पॉडकास्ट। दोस्तों, आज इस पॉडकास्ट के अंदर एक ऐसे इंसान को मैंने आमंत्रित किया है जो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। जी हाँ, उन्होंने बहुत ही अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन किया है स्पोर्ट्स के फील्ड में। वो एक एथलीट है, वो एक रनर है जो कि अभी एक चैंपियनशिप की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने नेशनल भी खेला हुआ है। अगर आप लोग इस पॉडकास्ट से रील बनाना चाहते हो, शॉर्ट बनाना चाहते हो, किसी भी तरीके के कंटेंट को यूज़ करना चाहते हो, आप लोग सेफली यूज़ कर सकते हो, फ्रीली यूज़ कर सकते हो। हमें थोड़ा सा मेंशन कर देना बाबू। मेसी साहब के ऊपर हम बात करने वाले हैं, रोनाल्डो सर के ऊपर हम बात करने वाले हैं, नीरज चोपड़ा जी के ऊपर, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं अभी फिलहाल इंडिया को गौरवान्वित किया है उन्होंने फिर से। स्पोर्ट्स बैकग्राउंड के लोग मस्ट वॉच, और बाकी बैकग्राउंड के लोग प्लीज़ देखिए, उनके लिए तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसमें चैंपियन मेंटालिटी की बात करने वाले हैं। तो एंड तक देखो, बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी, जो चीज़ें आपको नहीं पता है वो भी चीज़ें पता चलेंगी, जैसा कि मैंने इंट्रो में प्रॉमिस किया था आप लोगों को। बिना देर किए चलो सीधा हम कम्युनिकेट करते हैं प्रतीक सूर्य भाई से। चलिए। तो प्रतीक भाई कैसे हो? बस बढ़िया, आप बताओ। बस बढ़िया बढ़िया बढ़िया। पता है, काफ़ी अच्छा लग रहा है आपको टीवीडी पॉडकास्ट में देख करके। शुक्रिया, मैं भी बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था पॉडकास्ट का। यू आर द फर्स्ट वन, मतलब स्पोर्ट्स में आप पहले पर्सन हो जो टीवीडी पॉडकास्ट में आए हो। थैंक यू एंड थैंक यू द टीम ऑफ टीवीडी। ओके, तो सबसे पहले तो आप प्रतीक भाई अपने स्पोर्ट्स के बारे में बताइए। आप एक रनर हैं, आप रनिंग करते हैं। ओके, तो मैं एथलेटिक्स खेलता हूँ, और एथलेटिक्स में स्पेसिफिक 100 मीटर्स खेलता हूँ, 100-200 मीटर्स। अब नॉर्मल सबको पता ही होगा, 100-200 मीटर्स आता है तो सब दिमाग में एक नाम आ ही जाता होगा, उसेन बोल्ट। यस। दुनिया का सबसे तेज़ इंसान। ओके, और अगर 400 की बात आए तो हमारे लेजेंडरी मिल्खा सिंह है, जिन्होंने एथलेटिक्स को इंडिया में पॉपुलर किया। तो मेरा स्पेसिफिक इवेंट, पहले मैं 400 करता था, बट वो बहुत टफ इवेंट है। अब मैं 100 पे शिफ्ट हुआ हूँ। तो अभी 100 का स्कोप, अगर स्कोप की बात की जाए तो एथलेटिक्स से अकेला ऐसा स्पोर्ट्स है, बाकी दूसरे स्पोर्ट्स से अलग, जहाँ पे आपको कहीं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के लिए आपको दूसरे स्पोर्ट्स की तरह ऐसे ज़्यादातर, अगर मैं बोलना चाहूँ तो, रिकमेंडेशंस नहीं लेनी पड़ती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने कोई बहुत तेज़ भाग रहा है, अगर वो 9 सेकंड में भाग रहा है, तो उसे इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचने के लिए कोई नहीं रोक सकता। कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा कि भाई पैसे देके कहीं पे जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं। पूरा प्योर टैलेंट का काम है, और वो पूरा खुद पे ही है। तुम जितनी मेहनत करोगे, तुम्हारा डाइट है, तुम्हारा प्रैक्टिस है। रही बात बाहर, अगर मैं बोलूँ तो इंडिया अभी तक ओलंपिक्स में स्पेसिफिक 100-200 इवेंट में इंडिया ने कभी भी ओलंपिक्स नहीं खेला है। कभी भी ओलंपिक्स नहीं खेला? नहीं, स्पेसिफिक 100-200 इवेंट में। 400 में मिल्खा सिंह जी ने। 100-200 इवेंट्स मीन, थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे। 100 शॉर्ट इवेंट है, सबसे शॉर्टेस्ट इवेंट है।
जो कि ओलंपिक्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप में खेली जाती है, उससे शॉर्ट 60 मीटर होती है, बट वो इंडोर में होती है जहाँ पे पूरा बंद होता है सब कुछ। अब ये 100 मीटर इवेंट ही एक ऐसी इवेंट है जो तय करती है कि दुनिया का सबसे तेज़ इंसान कौन है। 100 मीटर की रेस तय कर। हाँ, 100 मीटर की रेस तय करती है कि सबसे तेज़ इंसान कौन है। फॉर एग्जांपल उसेन बोल्ट है, तो अगर किसी को मेजरमेंट्स भी लेनी है, फॉर एग्जांपल कि हाँ भाई, जैसे हम एक तापमान का लेते हैं और एक होता है ना, एक पैरामीटर सेट होता है कि हाँ भाई इतने में इसको ये बोल सकते हैं, इतने में इसको ये बोल सकते हैं, अगर इसने इतना अचीव किया तो इसको ये बोल सकते हैं। तो वैसे 100 मीटर की रेस तय करती है कि दुनिया का सबसे तेज़ इंसान कौन है। और मोस्टली एथलेटिक्स है, ओलंपिक्स है, वो अभी से नहीं शुरू हुआ है, वो बहुत पहले से एंशियंट ग्रीस में शुरू हो चुका था, जहाँ पे ग्लैडिएटर्स हैं और जो पहले के वॉरियर्स है, वो लोग अपने पूरे कॉलोजियम, जो वहाँ का पुराना स्टेडियम, अगर आप ग्रीस और वो सर्च करेंगे तो वहाँ पे स्टेडियम्स भी बनाए जाते थे। जैसे हमारे वहाँ पे गदा युद्ध के लिए स्टेडियम बनाया जाता है, रेसलिंग के लिए पहले टाइम में स्टेडियम बनाए जाते थे। तो वहाँ पहले से ही स्टेडियम बना के वो आपने रोम में देखा होगा कॉलोजियम, वो वहाँ का पूरा एक वंडर, 7 वंडर्स में से शायद से न्यू 7 वंडर्स में शायद से वो है, पुराने वाले में नहीं है, न्यू 7 वंडर्स में। तो वैसे पूरा कोलोजियम स्टेडियम टाइप होता था और बीच में ग्राउंड होता था और सारे राजा महाराजा सारी प्रजा आती थी और वहाँ पे खेल खेले जाते थे। वही एथलेटिक्स ऐसे बोला जा सकता है कि ह्यूमन लिमिट को, कि इंसानी काबिलियत को या मस्कुलर पावर या उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, कि कौन कितना ज़्यादा तेज़ भाग सकता है, कौन कितना लंबा कूद सकता है, कौन कितना ज़्यादा गोला फेंक सकता है जो शॉट पुट होता है, या जेवलिन भाला फेंक सकता है, कौन कितना लंबा भाला फेंक सकता है। तो ये सारे इवेंट्स तय करती है कि हाँ भाई ये एक पर्सन है, ये इस एरा का, जनरेशन का, इस देश का सबसे तेज़ इंसान है। तो वो तय करती है 100 मीटर इवेंट। 100 मीटर की इवेंट। अच्छा, जैसे आपने अभी हिस्ट्री की बात की, एथलेटिक्स की हिस्ट्री कुछ ऐसी थी, तो ये ग्रीस से शुरू हुआ था? हाँ, ग्रीस से शुरू हुआ, और जो मॉडर्न ओलंपिक्स है जहाँ पे मतलब उसके बाद बीच में कई देशों में खेला जाता होगा, पर ऐसे कंटिन्यूस हमारे पास एविडेंस शायद से नहीं है। बट 1930s में या 20s में ओलंपिक्स, मॉडर्न ओलंपिक्स की शुरुआत हुई है। और हमने शायद से 32 या 34 में, जब हम ब्रिटिश के अंडर, रूल के अंडर थे, तब हमने पार्ट लिया था। तब अकेला 200 मीटर में इंडिया से रिप्रेजेंट किया हुआ था, मुझे नाम नहीं याद उनका, वो पर वो ब्रिटिशर्स थे, मतलब वो इंग्लिशमैन थे, वो इंडियन नहीं थे। बट क्योंकि ब्रिटिश और इंडिया, मतलब ब्रिटिश इंडिया पूरा ब्रिटिश, हाँ एक था, तो वो पूरा एक पार्टिसिपेट करते थे, अलग अलग नहीं करते थे कि मैं इंग्लैंड अलग करेगा और इंडिया अलग करेगा, ऐसा नहीं था। ये 1947 से पहले की बात है? हाँ, सारी 1940 प्री इंडिपेंडेंस। हाँ, प्री इंडिपेंडेंस के पहले की बात है। तो तब एक एथलीट थे जिन्होंने 200 मीटर्स और 200 हर्डल्स, या 200 हर्डल्स शायद से, आई एम नॉट श्योर, बट उसमें उन्होंने 2 मेडल जीते थे। 2 मेडल जीत गए? हाँ, सिल्वर मेडल थे, या हाँ 200 में सिल्वर था। बस वो आखिरी या वो पहला मेडल था जो कि एथलेटिक्स में जीता गया था, रनिंग ट्रैक इवेंट। ओके, उनका नाम अगर आप आपको याद हो तो? नाम याद नहीं है मुझे ओके, उनका, दैट्स फाइन। हाँ, और उसके बाद ट्रैक एंड फील्ड में नीरज चोपड़ा ने 2021 के ओलंपिक्स में जो गोल्ड जीता, वो ऐतिहासिक गोल्ड, वो पहला ट्रैक एंड फील्ड गोल्ड था। और इंडिया के लिए इंडिविजुअल दूसरा, अभिनव बिंद्रा के बाद, जो 2008 में उन्होंने जीता उसके बाद। अच्छा, अभी आपने नीरज चोपड़ा सर की बात की, तो अभी उन्होंने फिर से गोल्ड मेडल जीता है, उनके बारे में कुछ बताइए। वो एक इंस्पिरेशन रहे हैं और इंस्पिरेशन है बहुत सारे एथलीट्स को। अभी अगर इंस्पिरेशन की मैं बात करूँ तो एथलेटिक्स इतना लाइमलाइट में नहीं है इंडिया में। मेरा मानना ये है, बहुत लोग ऐसे हैं कि जो बोलते हैं कि क्रिकेट को ज़्यादा लाइमलाइट मिल रही है, बहुत पैसा क्रिकेट पे खर्च हो रहा है, फुटबॉल पे खर्च नहीं हो रहा है, एथलेटिक्स पे खर्च नहीं हो रहा है, हॉकी पे खर्च नहीं हो रहा है, वगैरह वगैरह। जो कि सही बात है कि किसी भी गवर्नमेंट को एक जगह पे फोकस नहीं करना चाहिए, सारी जगह पे करना चाहिए। बट उसके पीछे एक और राज है। हम इंडियन क्रिकेट टीम को फॉलो इसलिए करते हैं
और क्योंकि वो उन लोगों ने चीज़ें जीती है। 1983 के बाद क्रिकेट इंडिया में फेमस हुआ, 2011 में वर्ल्ड कप जीते, 7 का वर्ल्ड कप जीते। तो क्योंकि वो पॉपुलर स्पोर्ट इसलिए क्योंकि वहाँ पे स्टार्स हैं, वो कर रहे हैं कुछ, जीत रहे हैं कुछ, इंटरनेशनल लेवल पे जीत रहे हैं, वर्ल्ड कप लिया उन्होंने। ओके, अब यही चीज़ दूसरी जगह पे हॉकी में, जो हमारा इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस के टाइम पे था, जहाँ पे मेडल्स हम जीत रहे थे, तब हॉकी बहुत फेमस था। यहाँ तक कि शायद से क्रिकेट से भी ज़्यादा फेमस था हॉकी एट दैट टाइम। हाँ, 1936 बर्लिन ओलंपिक्स में गोल्ड जीता था इंडिया ने, ब्रिटिश इंडिया ने तब गोल्ड जीता था। और लगातार ऐसा था कि हम अगर हम उतर गए ना, इंडिया उतरी किसी की भी टीम के सामने, तो कम से कम 5 गोल तो मारेंगे। तो भाई एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आपको कैसा लगता है जब ऐसा बोला जाता है कि एक स्पोर्ट को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है और कंपैरिजन में बाकी स्पोर्ट्स को उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है, जो कि अभी चेंज हो रहा है धीरे धीरे? वही मैं बोल रहा हूँ ना, अभी वो डिपेंड करता है हम पे, एथलीट्स पे। अभी नीरज चोपड़ा जी, मुझे याद है मैंने उनका नाम सुना था अंडर-20 वर्ल्ड चैम्पियनशिप से। तब वो अंडर-20 खेल रहे थे, जो 20 साल के नीचे की आयु के खेल सकते हैं। उन्होंने उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था अंडर-20 में। अंडर-20 का वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो, मतलब 20 साल के आयु के नीचे जो रिकॉर्ड था उन्होंने वो तोड़ा था। और उस टाइम पे 2016 की बात है ये, तब ओलंपिक्स था 2016 में, बट वो क्वालिफाई करते करते रह गए थे, क्योंकि ओलंपिक का जो क्वालिफिकेशन कोटा होता है कि इस दिन के बाद हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तुम्हें अगर क्वालिफाई होना है तो क्वालिफाई मार्क होता है ओलंपिक्स का, कि फॉर एग्जांपल अगर जैवलिन है तो जैवलिन में 83 मीटर से ज़्यादा फेंकोगे तो तुम ओलंपिक्स जा सकते हो। जैसे मैंने बताया, एथलेटिक्स ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें टाइमिंग, मीटर्स, वो सब के मायने हैं कि अगर मैंने अगर ओलंपिक का कोटा है 100 मीटर का 10.00, अगर मैं 10.00 से नीचे भाग गया या 10.00 में इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड्स में भाग गया, तो आई एम एलिजिबल टू प्ले फॉर द कंट्री इन ओलंपिक्स या वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। बट वैसा नहीं हो पाता। वो तब लाइमलाइट में आए, अंडर-20 वर्ल्ड चैम्पियनशिप उन्होंने जीता। उसके बाद उन्होंने लड़ी लगा दी थी पूरे मेडल्स की। उन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड जीता, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता। फिर कोरोना के बाद आया ओलंपिक गेम्स, जहाँ पे हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। 2012 से पार सेम मेडल्स थे हमारे 2012 में। अब तब नीरज चोपड़ा ने 2020 में, मतलब 21 में जो हुआ था ओलंपिक्स, उसमें इंडिया को ट्रैक एंड फील्ड में पहला गोल्ड मेडल जिताया, जो कि लेट मिल्खा सिंह जी का सपना था। किसी को एक मेडल जीतते हुए देखना था, जो कि वो बहुत दुख की बात है कि वो गुजर चुके थे, 3 महीने हो चुके थे शायद से, 2 या 3 महीने उसके बाद। और नीरज चोपड़ा जी ने ये भी बोला था कि वो मेडल वो उनको डेडिकेट करते हैं, क्योंकि उनका सपना था। मिल्खा सिंह जी 4th आए थे ओलंपिक्स में, जो कि, और पीटी उषा जो है लेजेंड, पीटी उषा, वो भी 4th आए थे। वो भी अगर मैं बताऊं तो 0.001 सेकेंड से 4th आए थे, जो कि 1 सेकेंड का भी आधा पार्ट है। मतलब ये कितनी गहरी कैलकुलेशन है। 1 सेकंड का भी 1 सेकेंड का, 1 सेकंड का भी आधा। हाँ, 1 सेकेंड का भी आधा। अगर 2 लोग भाग रहे हैं ऐसे सीधे, अगर ये थोड़ा भी पीछे हुआ ना, इतना भी, तो भी ये 3rd हो जाएगा या 4th हो जाएगा, 2nd हो जाएगा। साहब, तो आप लोग कैसे मेजर करते हो इसको? कैसे मेजर करते हो आप लोग? उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स होती हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली ये मेजरमेंट्स नेशनल्स में ही होती है। वर्कआउट में तो हम सिर्फ हमारे नॉर्मल स्टॉप वॉचेस से ही करते हैं। तो प्रैक्टिस करते वक्त आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हो? प्रैक्टिस करते वक्त नॉर्मली हमारा अगर वर्कआउट है तो डिपेंड है। अगर मैं 100 मीटर्स कर रहा हूँ तो मैं मुझे रेपिटेशंस मिलेंगे कि हाँ 30 मीटर भागना है आज, 40 मीटर भागना है, तो उस हिसाब से हमें बोला जाएगा। कोच हमें बोलेंगे कि हाँ आज 30 मीटर है तो आज इतने सेकंड में 30 मीटर जाना चाहिए, इतने सेकंड में ये जाना चाहिए। तो फिर वैसे कैलकुलेट करते करते हमारा एक एम होगा कि हाँ अगर मैं इतने में ये जा रहा हूँ तो मैं 100 मीटर इतने में भाग पाऊँगा, 200 इतने में भाग पाऊँगा। ये बात है। अब जो पहले वाला टॉपिक था, मैं जो बोल रहा था कि क्रिकेट को इतना ज़्यादा ये मिल रहा है और वो तो नीरज चोपड़ा के फॉलोअर जो मुझे लगता है कि नॉर्मल सिर्फ एथलेटिक्स जो फॉलो करते होंगे वो नीरज चोपड़ा को उसके पहले जानते होंगे। बट
मैं नीरज चोपड़ा को ओलंपिक्स के पहले फॉलो करता था। नीरज चोपड़ा जी का शायद से 700K जितना फॉलोअर्स था इंस्टाग्राम पे, जो कि बढ़ के हो गया जस्ट दूसरे दिन पे 4.4 मिलियन 4.4 मिलियन। वो मेडल के बाद जैसे ही पूरी, और वो पूरी दुनिया में कह सकते हैं कि पूरी इंडिया में वो ऐसे तहलका मच गया था कि गोल्ड मेडल, पहला गोल्ड मेडल आफ्टर अभिनव बिंद्रा 2008 के बाद। यस यस यस, आई रिमेम्बर दैट मोमेंट। सारे सेलिब्रिटीज एक साथ सिर्फ नीरज चोपड़ा के फोटोज लगाए जा रहे थे, सारे सेलिब्रिटीज और सारे स्पोर्ट्स पर्सन भी। वहाँ पे उस टाइम पे कॉम्पिटिटर्स थे ज़्यादा। नीरज चोपड़ा ने जहाँ मैटर किया वहाँ पे थ्रो किया और तब वो गोल्ड जीता। और मेन मोमेंट, द गूज बम्स वाला मोमेंट था जब इंडियन नेशनल एंथम बजा गोल्ड मेडल पे, क्योंकि सबका सपना यही होता है, सबका सपना यही होता है कि मुझे नेशनल एंथम सुनना है। अगर आप क्रिकेट खेलोगे, फुटबॉल खेलोगे या कोई भी दूसरा स्पोर्ट्स खेलोगे, रैदर मतलब जो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स नहीं है, जो टीम स्पोर्ट्स हैं, उनमें मोस्ट प्रोबेबली हर एक गेम के पहले नेशनल एंथम बजता है। बट इंडिविजुअल गेम्स ये हैं जहाँ पे, या ओलंपिक्स में है कि भाई अगर तुम्हारा गोल्ड है तब तुम्हारा नेशनल एंथम सारी कंट्रीज सुनेंगे। भाई वो फीलिंग कैसी होती होगी? मैं जब देख रहा था मेरी आवाज़ बैठ चुकी थी और सारे लोग, मुझे अभी तक याद है, हमारे सीनियर्स है सब, जब हम फ़ोन पे देख रहे थे, हम ग्राउंड पे थे खुद, तो जैसे वहाँ पे नेशनल एंथम शुरू हुआ है, हम यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, सारे खड़े होके बस नेशनल एंथम सुन रहे। वो एक मोमेंट था, वो बोलते हैं ना मोमेंट है भाई, मोमेंट है, वो मोमेंट था। एक दिन श्योरली आप भी खड़े होगे और नेशनल एंथम बजेगा आप जब गोल्ड जीतोगे। श्योरली माय बेस्ट विशेस आपको। नीरज चोपड़ा के उस मेडल के बाद बहुत सारे बच्चों ने जैवलिन उठाए जिनको पता भी नहीं था जैवलिन के बारे में। इनफैक्ट कुछ लोगों को भी नहीं ये पता था कि जैवलिन क्या होता है, एज अ स्पोर्ट्स क्या होता है। 100 मीटर 400 मीटर ये पता है, क्योंकि मिल्खा सिंह जी है, उसेन बोल्ट है, वो वर्ल्ड फेमस है, तो पता है कि हाँ ये है, पर जैवलिन किसी को नहीं पता। मैंने मेरे दोस्तों के स्टेटस देखे हैं, दैट थ्रो ऑफ नीरज चोपड़ा जस्ट पियर्स्ड थ्रू आवर हार्ट्स, जिन्हें पता भी नहीं होगा कि नीरज चोपड़ा था जिस एक दिन पहले। एग्जैक्टली वो ट्रेंड सेट कर दिया नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा जी की मार्केट वैल्यू और ब्रांड वैल्यू विराट कोहली से भी ज़्यादा हो गई थी उस टाइम पे, उस दौर में, क्योंकि ओलंपिक गोल्ड, वो भी ट्रैक एंड फील्ड में पहला, और इंडिविजुअल अभिनव बिंद्रा के बाद बहुत बड़ी बात थी। अब यही चीज़ है कि आफ्टर भाग मिल्खा भाग, जो कि एक बहुत बड़ी मूवी बोला जा सकता है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि बायोपिक्स उसी मूवी के बाद बनने शुरू हुए। ट्रेंड भाग मिल्खा भाग ने ट्रेंड उससे शुरू किया, और मैं और मेरे जैसे काफ़ी लोगों ने, मिल्खा सिंह का नाम सबने सुना था बट हमने देखा नहीं था। फरहान अख्तर जी ने वो जो डिपिक्ट किया है, द वे ही पोर्ट्रेड मिल्खा सिंह जी, और जो मूवी डायरेक्ट हुई है, उसके बाद काफ़ी लोगों ने एथलेटिक्स चूज़ किया। मूवी का इम्पैक्ट इतना बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। खुद मैंने किया, क्योंकि तब पता चला, रेसेस में भागता था स्कूल में, बट मैं क्रिकेट फ़ैन था। एज अ प्रोफेशनल स्पोर्ट वो कब लेना, क्या लेना, लाइक हमें गाइडेंस नहीं पता होती ना कि हाँ भाई, अब क्रिकेट का सबको पता है कि हाँ यहाँ से ये खेलना है, इस क्लब से खेलना है, फिर यहाँ से अंडर 18, 19, 20 दुलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, फिर इंडिया खेल सकते हैं। एथलेटिक्स का कोई पता नहीं, कोई नॉलेज नहीं, कुछ नहीं है। जैसे ही वो मूवी आई, उसके बाद से जो वो शुरू हुई ये चीज़ें इंडिया में, मैं बोल सकता हूँ, बाहर तो चलो ठीक है, बट इंडिया में बहुत सारे लोगों ने एथलेटिक्स लिया है। और नीरज चोपड़ा जी के मेडल के बाद भी ये चीज़ हुई है, बहुत लोगों ने जैवलिन पकड़ा है हाथ में, जो कि इतना ज़्यादा, मतलब इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो अगर हम ऐसे बोलेंगे कि बहुत कम है, तो भी बहुत ज़्यादा लोग हैं जो स्पोर्ट्स खेलते हैं। बहुत ही ईमानदारी से मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे भी लिटरली पहले ऐसा लगता था कि ये जो गेम है, जैसे हिंदी में भाला फेंक कहते हैं, इसमें कोई इतना बड़ा करियर भी बना सकता है। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था।
बट आफ्टर दिस मुझे ऐसा फील होने लग गया कि हाँ भाई, इसमें भी करियर है और बहुत अच्छा करियर है। वो भी चीज़ इसी पे डिपेंड करती है कि तुम अचीव कितना कर रहे हो। इंडिया ने क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीता, इसीलिए इंडिया का नाम हुआ। नीरज चोपड़ा गोल्ड जीते इसीलिए एथलेटिक्स का नाम हुआ कि हाँ अब ऐसा होता है कि हाँ अगर एथलेटिक्स है तो स्पेशली सबका फोकस नीरज चोपड़ा पे होता है। अब जैसे कल का वर्ल्ड चैम्पियनशिप था, मैंने देखा जियो ने स्पेसिफिक टाइमर्स लगा के रखे थे कि हाँ नीरज चोपड़ा इन एक्शन इन 3 आवर्स, इन 2 आवर्स, इन 1 आवर, जियो सिनेमा पे, क्योंकि रिलायंस स्पॉन्सर कर रही थी एथलेटिक्स को रिलायंस फाउंडेशन और जियो सिनेमा। और इंडिया को एथलेटिक्स में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी, इसके पहले वर्ल्ड चैम्पियनशिप यानी अगर मैं ऐसे बोल सकूँ तो वर्ल्ड कप है। वर्ल्ड चैम्पियनशिप यानी वर्ल्ड कप है, क्रिकेट का वर्ल्ड कप, फुटबॉल का वर्ल्ड कप, वैसे वर्ल्ड चैम्पियनशिप है। वो वैसा है कि अगर तुम उसमें जीतोगे तो तुम वर्ल्ड चैम्पियन कहलाओगे, ओलंपिक्स में जीतोगे तो ओलंपिक चैम्पियन कहलाओगे। ओलंपिक्स में सारी गेम्स आती है सिवाय क्रिकेट, जो शायद से अभी ऐड होगी, ऐसा बात चल रही है। ओलंपिक्स में हाँ क्रिकेट? हाँ, अगले लॉस एंजलिस या उसके बाद वाले ओलंपिक्स में बात चल रही है क्रिकेट को ऐड करने के लिए। क्रिकेट का ऐड ना होना, उसके पीछे भी शायद से एक रीज़न है, क्योंकि वर्ल्ड, आपको पता होगा वर्ल्ड कप में कितनी कंट्रीज आते हैं क्रिकेट में? क्रिकेट में हाँ, आप ही बता दीजिए, मैं उतना स्पोर्ट फॉलो नहीं करता। तो ज़्यादातर 11 देश, 11 भी नहीं 8 देश खेलते हैं वर्ल्ड कप में। हाँ वो करके वो 8 से 9 देश खेलते हैं, और इन टोटल क्रिकेट खेलने वाले देश सिर्फ 15 से 20 है पूरे वर्ल्ड में? हाँ पूरे वर्ल्ड। और उनमें भी यूएसए, चाइना, रशिया, जापान, फ्रांस नहीं है क्रिकेट खेलते देश। तो ये कौन सा गेम खेलते हैं? ये बाकी सारे गेम्स खेलते हैं, बस क्रिकेट नहीं खेलते। क्रिकेट का इतना पॉपुलैरिटी नहीं है इन देशों में। अमेरिका, चाइना और बाकी कंट्रीज में नहीं है। पर क्यों ऐसा? अब मोस्टली ऐसा माना जाता है कि इंग्लैंड में क्रिकेट शुरू हुआ है, इंग्लैंड ने शुरू किया है, तो इंग्लैंड ने जितने देशों पे राज किया है, इन्फ्लुएंस उनका वहाँ पे गया है और वहाँ से क्रिकेट शुरू हुआ है। अब और दूसरी बात ये है कि एक्सपांशन भी एक बात होती है, जैसे मैंने बोला कि ओलंपिक्स में नहीं है, उसकी एक यही वजह है कि ओलंपिक्स में सारे देश होते हैं, 212 देश होंगे तकरीबन, 212, 200 प्लस जितने भी देश हैं, सॉरी अगर मैं रॉन्ग हूँ तो, सारे देश हैं। अब उन्हें पता ही नहीं है क्रिकेट क्या है। तो जबकि क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट के फुटबॉल के लिए क्वालिफाइज होते हैं जिसमें 15 देश होते हैं। टॉप 8 देश तो वो होते ही हैं फिक्स कि ये लोग तो खेलेंगे, बट बाकी के जो छोटे देश हैं, जो अभी जैसे नीदरलैंड है, आयरलैंड है, फिर भूटान है, नेपाल है, जो अभी अभी खेलना शुरू किया जस्ट, हाँ उनको क्वालिफायर्स खेलने पड़ते हैं वर्ल्ड कप खेलने के लिए। जैसे अभी इंडिया में जो वर्ल्ड कप हो रहा है वो खेलने के लिए उनको क्वालिफायर्स खेलने पड़ते हैं। तकरीबन 15 देश भिड़ेंगे। अब फुटबॉल के वर्ल्ड कप के लिए 200 प्लस देश खेलते हैं क्वालिफायर्स। और फुटबॉल में ऐसा रूल है, भले आप अभी वर्ल्ड कप जीते होंगे ना, फिर भी आपको क्वालिफायर खेलना पड़ेगा। 200 देश आपस में लड़ेंगे, 200 प्लस देश, उसके बाद जाके वो 36 देश, 32 जो कंट्रीज़ है वो आएंगी, उसमें फिर वर्ल्ड कप होगा। उसमें राउंड्स होते हैं, पहले आपस में खेलते हैं जो 4-5 कंट्रीज़ होती है, फिर उसके आपस में दूसरा राउंड होता है, फिर एशिया में से टॉप 4 टीम जाएंगी। इंडिया सेकेंड राउंड तक भी नहीं पहुंचती अभी तक। लास्ट इंडिया कभी क्वालिफाई नहीं किए वर्ल्ड कप के लिए, हाँ 1958 में किया था। तो यही चीज़ है, यही मेन चीज़ है कि तुम्हारे पास स्टार पावर है क्रिकेट में, इसीलिए वो इतना फेमस है। ओके इंडिया में इसलिए वो इतना फेमस है क्योंकि स्टार पावर है। जैसे अभी एथलेटिक्स में स्टार पावर आया है, नीरज चोपड़ा, और भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी अभी उभर के आ रहे हैं, इसीलिए लोगों का फोकस अब वहाँ पे जा रहा है, कंपनीज वहाँ पे पैसा लगा रही है। रिलायंस फाउंडेशन वहाँ एथलेटिक्स को सपोर्ट कर रहा है, और बहुत सारे IIS है, JSW सीमेंट्स का है, सब बहुत सारी अलग अलग कंपनियाँ, टाटा है, ये सब भी वहाँ पे ये कर रही है। एथलेटिक्स में अभी इतना सारा ग्रो हो रहा है? हाँ ओके ओके। तो अभी यही है कि
तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, किसी को आगे आना पड़ेगा और स्टेप अप करना पड़ेगा किसी भी गेम के लिए। भाई तो अभी तक हमने जितनी भी सारी बातें की, अब आपसे मैं थोड़े से पर्सनल क्वेश्चंस करना चाहता हूँ। ओके श्योर। हाँ, तो आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बताइए कि अभी कैसा लग रहा है, मतलब कब आपने ये फील किया कि अब आपको एथलेटिक्स के अंदर जाना चाहिए, और रनिंग क्यों चूज़ की, बाकी गेम क्यों चूज़ नहीं किया आपने, इसके बारे में। पहले जैसे हर इंडियन का सपना होता है कि हाँ मुझे क्रिकेटर बनना है, सचिन तेंदुलकर को देख के मैं भी क्रिकेट खेलता था बचपन में, बट ड्यू टू सम रीजंस मेरे पापा ने लाइक ऐसे मना कर दिया कि नहीं, क्रिकेट छोड़ के कुछ भी बोल, क्रिकेट छोड़ के कुछ भी बोल तो आई विल हेल्प यू, आई विल सपोर्ट यू, आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू, बट क्रिकेट नहीं। क्योंकि मेरे एक कज़िन है जिनका ऐसे ही क्रिकेट, वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे, वडोदरा से खेलते थे और शायद से दुलीप ट्रॉफी में सिलेक्ट होने वाले थे, बट वहाँ पे अपने पार्शलिटी हो गया, वहाँ पे बहुत पॉलिटिक्स थोड़ा वहाँ पे हो गया और जिसकी वजह से उन्हें टीम में जगह नहीं मिली। एंड देन ये चीज़ मैंने क्रिकेट के साथ बहुत देखी है। मैंने अभी तक जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन से बात की है ऑफ कैमरा, वो सब मुझे एक चीज़ के बारे में बोलते हैं, ये क्या डार्क रियलिटी है क्रिकेट की। हाँ, ये सब गेम में ये होता है। सब गेम में मैं वही बता रहा हूँ ना, एथलेटिक्स में ये चीज़ नहीं हो सकती, एथलेटिक्स में ये नहीं हो सकती, फुटबॉल में हो सकती है, हॉकी में हो सकती है, क्रिकेट में हो सकती है, और बाकी जो टीम इवेंट्स हैं, टीम गेम्स है, उसमें ज़्यादातर हो सकती हैं, जो जहाँ पे स्किल है। और इस चीज़ की वजह से टैलेंट बैठ जाता है, टैलेंट मर जाता है। जैसे मेरे जो कज़िन है, इस चीज़ के बाद उन्होंने क्रिकेट छोड़ दिया, पूरा खेलना ही छोड़ दिया। अब अच्छे खासे वो ONGC में क्लास 1 ऑफिसर है, बहुत अच्छी पोस्ट पे है, बट वहाँ पे अगर उन्हें चांस मिलता तो क्या पता शायद से, और उस टाइम में इरफान पठान सर उसी टीम में थे शायद से, उन्होंने मुझे बताया था, तभी वो भी सिलेक्ट हुए थे, और ऐसा उसी टाइम के इरफान पठान थे, या रणजी खेल लिए होते, रणजी भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज़। तो वो चीज़ पापा ने बहुत पास से देखी, और जैसे ही वो हुआ उसके बाद शायद से भैया को, कज़न को एक हाथ सब्जेक्ट में वो कॉलेज में KT या कुछ आई, जो बहुत सब ने बहुत डांटा, तो उसकी वजह से पापा को था कि नहीं, क्रिकेट नहीं, मैं इसे क्रिकेट में नहीं भेजूंगा। और उस टाइम पे स्कूल में रनिंग में मैं था अच्छा, बहुत अच्छा था, मतलब वहाँ पे मेडल्स लाता था। और तब प्रोफेशनली मुझे स्टार्ट करना मेरे जो ट्यूशन टीचर हैं उन्होंने मुझे हेल्प की, तो उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है मेरा स्पोर्ट्स करियर शुरू आपकी एज करने। क्या थी भाई जब आपने स्टार्ट किया? मैं तकरीबन 17 ईयर्स का था जब मैंने प्रोफेशनली स्टार्ट किया। 11वीं में था जब मैंने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देखा, ट्रैक देखा मैंने, जब मैंने प्रैक्टिस करनी शुरू की कि हाँ अब ये स्पोर्ट्स है। तब मेरे जो ट्यूशन टीचर थे वो भी एक अच्छे स्पोर्ट्समैन रह चुके थे, उनके टाइम पे हॉकी प्लेयर रह चुके थे, सरदार जी है। तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ तुझे स्पोर्ट्स खेलना है, और वो सीधा थे कि हाँ भाई पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करो, अगर खेलना है तो अच्छे से खेलो, ऐसा है। क्योंकि पढ़ाई करके भी तुम ज़्यादातर क्या ही नौकरी कर लोगे, ये कर लोगे, अगर खेल लिया, अच्छा खेल लिया तो देश के लिए खेलोगे एक बार। आपकी इस बात से मुझे एक छोटी सी कविता याद आई। वो अक्सर लोग कहा करते थे, और हमारे जो पूर्वज हैं वो ये चीज़ कहा करते थे कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। पर आज के सिनेरियो को देखकर ये पूरी कविता उल्टी हो गई है हाँ, कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, और पढ़ोगे लिखोगे तो आप तो जानते ही हो आजकल क्या हाल चल रहा है। तो रैट रेस चल रही है आजकल, सब डिग्री Yes. लेके जॉब 9 to 5 कर रहे हैं। तो उनका बहुत बड़ा योगदान था इस चीज़ में, मेरे ट्यूशन टीचर का। जब कभी भी ऐसे सिचुएशंस आती है जहाँ पे मुझे कुछ से ठीक नहीं फील होता या समझ नहीं आता, तब मैं उन्हीं के पास जाता हूँ। तो आपके मेंटर हैं? मेंटर बोल सकते हैं एक तरह से। और तब से मेरी जर्नी शुरू हुई, हाँ, स्पोर्ट्स की। अब जैसे एथलेटिक्स में मैंने आपको बताया ना कि एथलेटिक्स प्योर टैलेंट गेम है, टैलेंट हार्डवर्क का गेम है। अगर किसी ने अच्छा खेला है तो वो आगे निकलेगा, सीधी बात है। और इसमें यही एक प्लस पॉइंट है कि तुम्हें किसी भी और पर निर्भर नहीं रहना है। कि जैसे टीम गेम्स में होता है कि यार आज मैं अगर अच्छा नहीं खेला तो मेरा दोस्त खेल लेगा,
फॉर एग्जांपल आज सचिन तेंदुलकर ने वर्ल्ड कप फाइनल में रन नहीं बनाए, तो युवराज सिंह है, धोनी है, कोहली है, गंभीर है, उन्होंने रन बना लिए और वर्ल्ड कप जीत गए। इसमें बस वो आपको ही करना पड़ेगा हाँ, कि वो आप एक मैच में, भले पूरे वर्ल्ड कप के दौरान पूरी टीम का एफर्ट था, सचिन रन बना रहे थे, सहवाग रन बना रहे थे, कोहली रन बना रहे थे, युवराज रन बना रहे थे, सब रन बना रहे थे। अब वही चीज़ सिर्फ धोनी है कैप्टन थे, बट वो मेन फाइनल में चल गए, गंभीर चल गए और बाकी नहीं चले में। बट अगर ऐसा होता कि यार हम नहीं चले तो ख़त्म हो गया, तो क्या वर्ल्ड कप नहीं जीत पाते? टीम एफर्ट है वो पूरा, यहाँ पे इंडिविजुअल एफर्ट है, यहाँ पे कोई नहीं देखेगा तुमने कितनी मेहनत की है पीछे। अगर तुम उस दिन परफॉर्म नहीं कर पाए तो दैट फिनिश, वहाँ पे ख़त्म। तुम्हें उस दिन परफॉर्म करना है। बड़े बड़े प्लेयर्स का यही होता है। नीरज चोपड़ा जब ओलंपिक्स खेल में गए थे या अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में थे फाइनल में, तब उनसे ज़्यादा थ्रो करने वाले प्लेयर्स मौजूद थे वहाँ पे जो 90+ थ्रो करते थे, बट उस दिन वो नहीं कर पाए और नीरज चोपड़ा ने किया। हर बार यही दोहराना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि प्रेशर हैंडल करना, ये सबसे बड़ी बात है। जब तुम स्टार्टिंग लाइन पे हो या तुम कह सकते हो कि लोगों के सामने और अभी रेस शुरू हो रही है, तुम्हारी धड़कनें तेज़ हो रही है और अब ये बस 10 से 12 11 सेकेंड है, 9 सेकेंड है जो और डिसाइड करेगा तुम्हारा 5 महीने का 6 महीने का मेहनत या उससे ज़्यादा का मेहनत। अगर तुम बहुत ज़्यादा से वो 10 सेकेंड की रेस होती है 100 मीटर्स। अगर आप बाहर चले गए पानी पीने या कुछ करने चले गए वॉशरूम, ख़त्म हो जाएगी रेस तुरंत। 10 सेकेंड की रेस के लिए वो पूरा 4 साल 5 साल मेहनत करते हैं। और मैंने बहुतों को देखा भी है कि 3-4 महीने के बाद अगर उन्होंने नहीं देखा कि इम्प्रूवमेंट आ रहा है तो छोड़ देते हैं। तब उसेन बोल्ट ने ये एक कहावत नहीं पर उन्होंने एक बात बोली थी कि मैंने 9 सेकेंड में भागने के लिए 12 साल ट्रेनिंग की है या उससे भी ज़्यादा। 9 सेकेंड में स्पेसिफिक भागने के लिए 4 साल की है मैंने। 10 में तो वो भागते थे, 10 से 9 में भागने के लिए। और मैं ऐसे लोगों को भी देखता हूँ जो 3-4 महीने में रिजल्ट्स नहीं देखते और गिव अप कर देते हैं। तो ये जो सालों साल की मेहनत है ये सिर्फ 9 सेकंड्स के लिए, 8 9 10 सेकंड्स के लिए होती है, सालों साल की मेहनत। हाँ, तो मैं अपनी बॉडी को उस लेवल पे लेके जाना है, क्योंकि अगर ऐसा बोलूँ तो एथलेटिक्स एज अ स्पोर्ट एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है खुद पे, ऐसा बोला जा सकता है। तो क्योंकि उसेन बोल्ट ने जब वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा तो उसके बाद उनकी बॉडी पे एग्जामिनेशंस हुए, फिजिकल एग्जामिनेशंस हुए, मेडिकल एग्जामिनेशंस हुए कि हाउ कैन अ पर्सन रन दिस फास्ट। मेडिकल एग्जामिनेशंस भी हुए? हाँ, मेडिकल एग्जामिनेशंस, क्योंकि उसेन बोल्ट एक सुपर ह्यूमन कहलाया उसके बाद, क्योंकि ही इज़ द फास्टेस्ट मैन ऑफ अर्थ। अगर आज विराट कोहली अच्छा खेल रहा है तो उसे सुपर ह्यूमन का दर्जा नहीं मिलेगा या कोई और किसी और को नहीं मिलेगा। जैसे बोला जाता है ना सुपरमैन सबसे ताकतवर इंसान, वैसे ही सुपर ह्यूमन एबिलिटी है एथलेटिक्स में कि सबसे तेज़ इंसान। उन पे स्टडीज़ हुई कि हाँ कैसे भागे, साइंटिफिक स्टडीज़ हुई कि कितना फोर्स प्रोड्यूस किया उन्होंने, क्या क्या किया, क्या खाया वो भी ये करने के लिए। बहुत अच्छा फैक्ट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। नॉर्मल ह्यूमन का जो हार्ट रेट होता है वो धड़कता है 72 बीट्स पर मिनट के, 70 बीट्स पर मिनट धड़कता है कि 70 बार वो धड़क रहा है। उसेन बोल्ट का हार्ट रेट पता है कितना है धड़कता है? कितना? 32 बार, 32 से 36 बार धड़कता है 1 मिनट में। 32 बस जब वो ट्रेनिंग में है, अभी जैसे रिटायर हो गए, वो बढ़ जाता है। जैसे तुम ट्रेनिंग में हो, ट्रेनिंग पीरियड में हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ तो मेरा हार्ट रेट 50-55 के अराउंड नॉर्मल हार्ट रेट होता है। नॉर्मल हार्ट रेट हम कब चेक करते हैं? जब हम सो के उठते हैं तब हमारा रेस्टिंग हार्ट रेट जो बोलते हैं, तो नॉर्मल इंसान का 70 होता है, 72 होता है। वो जैसे बढ़ जाता है तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तेज़ हो जाता है। आपने अगर देखा होगा 120-130 तब वो हो जाता है।
वही चीज़ एथलीट्स में बहुत कम होता है। जिसका जितना कम है वो उतना ही अच्छा एथलीट है। ओके, मतलब जिसकी हार्ट हार्ट रेट जितनी कम है वो उतना ही अच्छा एथलीट है। अच्छा, वो उतना अच्छा परफॉर्म कर सकता है मतलब। क्योंकि उसको रेस्ट मिल रहा है अच्छा, उसको खाना मिल रहा है अच्छा, उसे रिकवरी मिल रही है अच्छा, सब कुछ। भाई आपके इंस्पिरेशन कौन है? उसेन बोल्ट ऑफ कोर्स, और मिल्खा सिंह जी आफ्टर भाग मिल्खा भाग। आप इनको फॉलो करते हो? हाँ, उसेन बोल्ट को फॉलो करते हैं। अब वो बात अलग है कि एथलेटिक्स में एक और चीज़ है जो थोड़ी माइनर, मतलब हम हमारे लिए बोला जा सकता है कि एथलेटिक्स पूरी जेनेटिक्स बेस्ड है। जेनेटिक्स यानी कि वो नेचुरली है तुम में। अगर तुम भाग रहे हो या तुम कूद रहे हो या कुछ है तो वो तुम्हारे में नेचुरली है, गॉड गिफ्टेड बोला जा सकता है, या तुम्हारे पेरेंट्स से आया हुआ। जैसे मोस्ट ऑफ अगर एथलेटिक्स में देखा जाए तो फाइनल्स में सब अमेरिकन्स हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, सब। वो वर्ड तो मैं नहीं बोल सकता, बट ओके, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से आए हुए हैं सब हैं, ब्लैक, टॉल, 6 फुट है हाइट, ओके, जो फॉरेनर्स हैं। वी कैन से दैट अफ्रीकन्स में जेनेटिक वाइज बहुत ज्यादा पावर होती है। हाँ, उनकी वो- जेनेटिक में बहुत पावर होती हाँ, वो जेनेटिकली हमसे है, ज्यादा क्षमता रखते हैं। नेचुरली उस पर काम किया जा सकता है, बट नेचुरली वो हमारे पे थोड़ा एज है उनका, क्योंकि उनका नॉर्मली मसल बिल्ड होता है बहुत अच्छा खासा। हाँ, वो स्ट्रांग होते हैं, नेचुरली स्ट्रांग होते हैं। उसके बाद मेहनत की बात है, क्योंकि कितना भी तुम्हारा नेचुरल क्यों ना हो, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट एवरी टाइम। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो रहा। बट वो जो नेचुरल एज है और फिर उनका खाना है, वो बहुत फ़र्क करता है। जैसे अगर आप अमेरिका है या जो भी स्प्रिंटर्स हैं, जो तेज़ भागने वाले जो फॉरेनर्स हैं, उनके खाने में प्रोटीन बहुत ज़्यादा है। बॉयल चीज़ें खाते हैं वो लोग, हमारे तरह नहीं मसाले खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, ब्रेड्स खा रहे हैं, छोले भटूरे खा रहे हैं, नहीं, बॉयल चीज़ें, सब्जियां बॉयल है, मीट है, फिर नॉनवेज जो भी है वो खाते हैं, सारा बॉयल है। उससे उन्हें ताकत मिलती है। जैसे अभी हमारे पूर्वज जो थे वो मसाले वसाले डाल के नहीं खाते थे, उनको कुछ नहीं मिलता था, रॉ मीट खाते थे वो, इसलिए वो इतने ताकतवर थे। अभी हम क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोसेस्ड फूड होता है सारा कुछ। हम हमारे ही पूर्वजों को क्यों ना देख ले, महाराणा प्रताप, उनके बारे में अगर बात करने जाए तो पूरा पॉडकास्ट भी कम पड़ेगा। तो वही चीज़ एक है जो धीरे धीरे गायब हो गई हमारे पास से, और हम ज़्यादातर प्रोसेस फूड खाते हैं, सारी चीज़ें खाते हैं, इसी वजह से हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। वहाँ पे नहीं है ये सब चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे उनको खाने के लिए ही चीज़ें नहीं मिल रही है, उन्हें जो मिल रहा है वही खाना पड़ रहा है। अफ्रीकन कंट्रीज़ है जो वो लोग रहते ही इसी भरोसे हैं कि हाँ हम भागेंगे, हम नेशनल है या कहीं पे रिप्रेजेंट करेंगे कंट्री को, हमें स्पॉन्सर करेगा कोई और हमारा घर चल जाएगा। सबसे तेज़ मैराथन रनर, जो सबसे लंबी रेस होती है एथलेटिक्स में, मैराथन होती है, 42 किलोमीटर्स की होती है। उस मैराथन का सबसे बड़ा लेजेंड किपचोगी है, केनिया के रनर है, केनिया या इथोपिया के रनर है किपचोगी, जिनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उनका ट्रेनिंग और उनका घर, मैं बोलूँ तो हमारे गांव में जो झोपड़े होते हैं ना, वैसे उनका घर है। वो वर्ल्ड फेमस है, वो ओलंपिक मेडलिस्ट है, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, वर्ल्ड फेमस है वो। अभी भी उस घर में रहते हैं? हाँ, कोई फैंसी चीज़ नहीं, वो खाएंगे भी इतना सिंपल कि हम बोलेंगे कि यार ये खा के भाग रहे हैं। बीट रूट्स हैं, फिर याम्स हैं, फिर नॉनवेज है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे नहीं मिलती, और सारी बॉयल चीज़ें। मैं मेरा एक पर्सनल किस्सा सुनाऊंगा आपको कि एक फॉरेन स्टूडेंट था जो हमारे साथ खेल महाकुंभ में आया था। खेल महाकुंभ जो स्टेट कॉम्पिटिशन्स होती है गुजरात में, वहाँ पे आया था। तो उसे खाना खाना था और हम नडियाद में थे, तो अब वहाँ पे हम खा नहीं रहे थे क्योंकि वहाँ पे जब वो लोग पूरी भाजी दे रहे थे, प्रोवाइड कर रहे थे खाने में। अब हमारी रेस से हम पूरी थोड़ी खाएंगे, जो हम बारात में खाते हैं, शादियों में खाते हैं, वो थोड़ी नहीं खाएंगे। हम बाहर गए तो हमने उसको भी बुलाया कि यू ऑल्सो कम एंड हैव सम फूड। तो उसे अंडे खाने थे,
तो जब वो अंडे की लारी पे खड़ा था तब उसने देखा कि हाँ ये बना रहे। तो जब वो लोग मसाले डाल रहे थे तब उसने उसको नाम बोल दिया पहले कि नो 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 मसाला एट ऑल, नो तीखा, नहीं कुछ भी नहीं। तो हम बोले कि फिर उसे समझ नहीं आया, तो हमने फिर बोल दिया कि तीखा वीखा मत बना। फिर जब हम बैठे तब मैंने पूछा कि क्यों आप तीखा क्यों नहीं खाते और ऐसे। तब उन्होंने बोला कि जहाँ पे मैं रहता था, शायद से कि जिम्बाब्वे बोला था, जिम्बाब्वे में मैं था, तब वहाँ पे मैं ट्रेनिंग करता था। तब हमारे कोच ने पहले से हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि कुछ तीखा नहीं खाना है या मसाला नहीं खाना है, डाइट में नहीं होना चाहिए ओके ये चीज़। और हम यहाँ पे उसी टाइम पे हम ऑमलेट खा रहे थोड़ा ये कर। सो वी कैन से डिसिप्लिन और वहाँ का तरीका ही अलग है। जैसे अभी क्रिकेट में देख लो, आफ्टर विराट कोहली सारी चीज़ें बदली, उसके पहले सारे एथलीट्स खाते थे सब कुछ, क्रिकेटर्स खाते थे सब कुछ। तुम अपने तौर तरीके बदलोगे, खाना बदलोगे, रहना बदलोगे, उस हिसाब से तुम्हारा क्या बोलते बॉडी चेंज, बॉडी शेप में आएगी। अब हम अगर हर रोज़ छोले भटूरे खाएंगे और वर्कआउट करने जाएंगे तो कहीं पे भी होने नहीं वाला कुछ। वो जितना मैं कैलोरीज खा रहा हूँ उतना बर्न कर रहा हूँ, तो इतना मैंने 50 कैलोरीज खाया और 50 कैलोरीज बर्न किया तो मैं आ गया 0 पे। अब वही चीज़ अगर मैंने बॉइल्ड एग खाए, स्पिनच खाया, बीट रूट खाया, फ्रूट्स खाए, तो वो कैलोरीज गुड वे में आ रही है, वो एनर्जी प्रोवाइड कर रही है मुझे, और मैं फिर वो एनर्जी को आउटपुट कर सकता हूँ वर्कआउट में। भाई आप जब यहाँ पर एंटर हुए, ठीक है, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि आपने जो टी शर्ट पहनी हुई है वो टी शर्ट फुटबॉल से रिलेटेड है। हाँ, ये अर्जेंटीना की टी शर्ट है। यस, तो आप अर्जेंटीना के फ़ैन हो? हाँ, अर्जेंटीना या मेसी के एंड fan हो? मेसी के फ़ैन, हाँ ये बोला जा सकता है कि मेसी के फ़ैन है इसलिए अर्जेंटीना के फ़ैन है, ऐसा बोलते हैं। और मेसी और अर्जेंटीना की बात करूँ तो जैसे ही आपने देखा होगा कि 2022 का जो वर्ल्ड कप था वो मेरे लिए आफ्टर 2011 नो 8 11 21 एंड ये 3 जो 2008 में अभिनव बिंद्रा जब इंडिया के लिए मेडल जीते थे, 2011 का जो वर्ल्ड कप था जो इंडिया क्रिकेट में जीती थी और नीरज चोपड़ा का गोल्ड मेडल, उसके बाद पहली बार 2022 में जो फीलिंग थी वो सेम थी अर्जेंटीना के लिए। और ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि अर्जेंटीना और इंडिया, जैसे इंडिया क्रिकेट में वैसे अर्जेंटीना फुटबॉल में है। ओके, अर्जेंटीना अपना लास्ट वर्ल्ड कप 36 ईयर्स पहले जीती थी 1986 में मैराडोना के साथ, मैराडोना तब कैप्टन थे, और इंडिया जीती थी 1983 में, उसके बाद इंडिया जीती 2011 में। तो वो इमोशंस सेम थे। और लियो मेसी बीइंग द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड एट द टाइम, ट्रॉफीज़ हारे थे इस वर्ल्ड कप के पहले। वो भले ही ग्रेट प्लेयर हैं बट हर बार जब भी नाम आता था कि हाँ उन्होंने अपने देश के लिए क्या किया, तो तब ऐसा होता था सब लोग बोलते थे कि चोकर है, कि हाँ नहीं जीत पाते। जैसे ही टीम की जर्सी पहनी, कंट्री की जर्सी पहनी तो हारने लग गए, क्योंकि क्लब्स जो होते हैं वहाँ पे क्लब्स फुटबॉल में ज़्यादा चलते हैं, वहाँ पे तो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उसे साथ देने के लिए। पर अर्जेंटीना में क्या हो जाता है, अर्जेंटीना में क्यों हार रहे हैं? 2010 में जब मेसी स्पेन में थे, तब ये बहुत कम लोगों को पता है, मतलब फुटबॉल फैंस को पता ही होगा, तब स्पेन ने मेसी को स्पेनिश सिटीजनशिप ऑफ़र की थी कि आप स्पेन से खेलो और आपको हम वर्ल्ड कप जितवा के दे देंगे। और दूसरे ही साल स्पेन वर्ल्ड कप जीत गई, फुटबॉल वर्ल्ड कप। तब मेसी ने ना बोल दिया कि नहीं, मैं अगर जीतूंगा तो मैं मेरे देश के साथ जीतूंगा, अर्जेंटीना के साथ जीतूंगा, वरना नहीं। मैं फुटबॉल को उतना ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं उतना ज़्यादा फॉलो नहीं करता फुटबॉल को। बट मैंने देखा है कि ओवरऑल अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो फुटबॉल की जितनी फैन बेस है उतनी तो इंडिया में क्रिकेट की भी नहीं है। ओवरऑल अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फैन बेस है, तगड़ी फैन बेस है फुटबॉल की। जब भी फीफा वर्ल्ड कप आता है लोग अक्सर उस वर्ल्ड कप की बात करते हैं। पहले इंडिया में शायद इतना क्रेज़ नहीं था, बट अभी मैं इमेजिन के नोटिस भी कर रहा हूँ कि इंडिया के अंदर फुटबॉल का क्रेज़ दिनों दिन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा
एंड दैट इज़ द रीज़न कि मैं आज आपसे फुटबॉल के बारे में क्वेश्चन कर रहा हूँ. एंड आपको आते ही मैंने नोटिस किया इस जर्सी में, अर्जेंटीना की जर्सी में, राइट? यस. यस. तो आपके फेवरेट प्लेयर कौन है? मेरे फेवरेट प्लेयर है लियोनेल मेसी. वन एंड ओनली? यस. वैसे मुझे क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी पसंद है, ओके, नेमार भी पसंद है, बट वो होता है ना एक कि हाँ इन सब से थोड़े ज़्यादा मेसी पसंद. तो क्यों पसंद है? मेसी का लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग अ फुटबॉलर, दूसरी बात ये है कि ही इज़ अ वेरी हम्बल गाय. अब अगर आप उनको जाके पूछोगे ना कि भाई बेस्ट प्लेयर कौन है वर्ल्ड का, तो बताएंगे कि बहुत सारे बेस्ट प्लेयर हैं, कि मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे हैं. वो खुद का नाम नहीं लेंगे. वो ऐसा बंदा है ना, वो डाउन टू अर्थ. हाँ डाउन टू अर्थ. एंड उसे बस अपने बॉल दे दो और बस ख़त्म, और कुछ नहीं. उसे नहीं चाहिए कि हाँ भाई मुझे इतने अवार्ड्स नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए. हाँ बस उनका वो ड्रीम ज़रूर था वर्ल्ड कप जीतने का, जो पूरा हुआ, वो मेन था. बस बाकी उनको बाकी सारे अवार्ड से इतना लगाव नहीं था. बस उन्हें वो बस एक अपने देश के लिए एक वर्ल्ड कप, अपने देश के साथ एक वर्ल्ड कप जीतना था, जो कि मोस्ट ऑफ दूसरे प्लेयर्स नहीं ये करते. वो फेम के पीछे ज़्यादा भागते हैं, मनी के पीछे ज़्यादा भागते हैं. मेसी नहीं है ऐसे. और मेसी का अगर आप गेम देखोगे तो जो भी फुटबॉल देखता है, अगर उसने मेसी को देखा है ना, तो वो फुटबॉल का फ़ैन शायद से मेसी की वजह से बना है. बाकी भी प्लेयर्स हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, नेमार जूनियर है, पेले है, मैराडोना है, ज़िनेदीन ज़िदान है, ये सारे प्लेयर्स हैं. और फिर मेसी है. पर भाई जहाँ तक मैंने इंडिया के अंदर देखा है, मैं जितने भी लोगों से मिलता हूँ जो फुटबॉल के फ़ैन है, इंडिया में ज़्यादातर फ़ैन क्रिस्टियानो रोनाल्डो के, और उनमें से मैं भी एक हूँ कि वो डिसिप्लिन्ड हैं, वो इतने अच्छे प्लेयर हैं. तो मैं भी उनको बहुत, उनके स्टेटस भी मैं अक्सर डालता रहता हूँ अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पे. अब बात रही अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो एज अ पर्सनैलिटी वो बहुत अग्रेसिव है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर विराट कोहली देखे जाए तो बहुत अग्रेसिव है. और अगर यहाँ पे अगर लियोनेल मेसी देखे जाए तो वो बोल सकते हैं सचिन तेंदुलकर. ओके, वेरी काम. हाँ वेरी काम. उन्हें बस अपने गेम पे ध्यान है. वो ज़्यादा इतना सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहते जितना रोनाल्डो रहते हैं, जितना रोनाल्डो बातें करते हैं अपने बारे में. और वो सबकी अलग अलग पर्सनालिटी है कि हाँ आई एम द बेस्ट. पेप टॉक्स होते हैं, जैसे खुद को मोटिवेट करने का वो एक सबका अलग अलग, सारे लोगों का अलग अलग एक वे है. तो वैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो का है कि ही मोटिवेट्स हिमसेल्फ टेलिंग दैट ही इज़ द बेस्ट. और वो फिर वो अपने माइंड में डाल के एग्जीक्यूट करना, वो बहुत बड़ी बात है जो लोग नहीं कर पाते. हाँ बहुत लोग होते हैं कि हाँ मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बट फिर पिच में नहीं कर पाते. एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता उस चीज़ का. अब वही चीज़ है. रोनाल्डो की बात की जाए तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो उनके टीममेट्स बताते हैं कि रोनाल्डो जब नए नए आए थे रियल मैड्रिड में या मैनचेस्टर में, रियल मैड्रिड में, तो टाइमिंग 7 बजे का था ग्राउंड में पहुंचने का. तो एक प्लेयर है जो 6:30 बजे पहुंच गए थे. तो उनको ऐसे था कि यार मैं पहला दिन है, नया हूँ, तो कोच को इम्प्रेस करने के लिए मैं आधा घंटा जल्दी पहुंच जाता हूँ. तो उन्होंने क्या देखा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहले से ही वहाँ पे शूट ले रहे थे बॉल को. तो उन्होंने सोचा कि यार ओके चलो कोई नहीं. फिर उन्होंने सोचा कि कोई नहीं, अब मैं कल थोड़ा और जल्दी आता हूँ, 6:30 की जगह 6 बजे आता हूँ. तो उन्होंने देखा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो वहीं पे हैं, वो वार्म अप कर रहे हैं, अब थोड़े पुशअप कर रहे हैं. वो क्या यार क्या बंदा है ये, मैं 6 बजे आ रहा हूँ ये यहाँ पे. फिर सोचा कि 5:30 को आता हूँ मुझे दूसरे दिन, 5:30 बजे समथिंग. वो गए और फिर वो आके देखते यार क्रिस्टियानो रोनाल्डो तब भी वहाँ पे मौजूद है. नींद वाली हालत में थोड़े ऐसे ये कर रहे हैं, बट वो तैयार हो रहे हैं अपने वार्म अप करने के लिए. तो वो एक चीज़ होती है जो बेस्ट को अलग करती है रेस्ट से. यस, वो चीज़ है जो मेसी और रोनाल्डो ने की है, एक प्लेयर को एक लेजेंड बनाती है. हाँ. अब अगर आज के दौर में फुटबॉल में बात की जाए तो एम्बाप्पे, अगर आपने वर्ल्ड कप का फाइनल देखा होगा तो एम्बाप्पे वो एक अकेला बंदा था जो करोड़ों लोगों के दिल तोड़ सकता था, और उसने एक हद तक तोड़ दिए थे 3 गोल मार के.
उसका नाम लिया जाता है कि हाँ वो नेक्स्ट अपकमिंग लेजेंड बनेगा, क्योंकि उसने एक सीज़न में 40 गोल मार दिए। ओके, अब अगर हम स्टैट्स की बात करें ना, तो मेसी और रोनाल्डो के तकरीबन 800 गोल हैं। अगर एम्बाप्पे को मेसी और रोनाल्डो के लेवल तक पहुंचना है ना, 800 गोल मारने हैं, तो उसे हर साल ऑन एन एवरेज 50 से 60 गोल मारने पड़ेंगे 16 साल तक, तब जाके वो रोनाल्डो और मेसी के लेवल पे पहुंचेगा। बाप रे। तो ये कंसिस्टेंसी है जो एक प्लेयर को एक लेजेंड बनाती है। सचिन तेंदुलकर को लेजेंड गॉड क्यों बोलते हैं? 24 साल खेला है उन्होंने, कंसिस्टेंट रहे हैं। विराट कोहली को एक लेजेंड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं। बहुत सारे प्लेयर्स हैं ऐसे हैं जो हाँ आते हैं गायब हो जाते हैं। उसेन बोल्ट को गोट क्यों बोला जाता है, द लेजेंड क्यों बोला जाता है? क्योंकि लगातार 3 ओलंपिक्स में 3 गोल्ड मेडल निकाले हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, कंसिस्टेंसी है, इसीलिए उन्हें लेजेंड बोला जाता है। दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस गाइज। अभी मैंने फीफा के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक फ़ोटो देखी थी, और जो फ़ोटो बहुत सारे लोगों ने अपने सोशल मीडिया पे अपलोड की, ठीक है। और वो फ़ोटो ये थी कि फर्स्ट नंबर पे थे रोनाल्डो, सेकंड पे थे मेसी, और थर्ड पे थे सुनील छेत्री सर, ठीक है। और सुनील छेत्री सर का अभी ऐसा कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं इंडियन फुटबॉल को, ठीक है। और जो चीज़ मेरे को देख के बहुत अच्छी लग रही है, और अक्सर इंडिया की ऑडियंस उनको कहीं ना कहीं वो एप्रिसिएशन नहीं दे पा रही जितना वो डिज़र्व करते हैं। उनके बारे में आप एज अ स्पोर्ट पर्सन क्या बोलना चाहोगे? इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स है और वर्ल्ड के भी, उन्हें चांस नहीं मिला बाहर खेलने का। वो भी एक रीज़न है कि उन्हें इतना पॉपुलैरिटी नहीं मिला है। पर इंडिया का अभी भी वर्ल्ड रैंकिंग 99 है। आपको जान के ये हैरानी होगी, 1950 से लेके 1958 में इंडिया का वर्ल्ड रैंकिंग 7 या 8 था। वर्ल्ड रैंकिंग फुटबॉल के अंदर, और फुटबॉल में वर्ल्ड रैंकिंग, इंडिया को वर्ल्ड कप में बुलाया गया था खेलने के लिए। बट उस टाइम पे ऐसे मिथ है, 2 चीज़ें हैं। ऐसा बोला गया है कि उस टाइम पे जूते खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसके लिए नहीं भेजा था। बट वो बात नहीं थी, इंडिया के पास फंड्स नहीं थे उतने उस टाइम पे। वो एक और आखिरी मौका था उस टाइम पे, उसके बाद तो कभी बुलाया नहीं, क्योंकि उसके बाद क्वालिफिकेशन, जैसे मैंने बोला 200 टीम्स होती हैं, क्वालिफाई होती है, तो वो बुलाया था क्योंकि टॉप 10 में थे। अब तब ऐसा था कि उसके बाद एशियन गेम्स आ रहे थे, और वर्ल्ड कप के बाद ओलंपिक्स या एशियन गेम्स था। तो तब जो फेडरेशन है उन्होंने ऐसे सोचा कि यार वर्ल्ड कप पे खर्चा करेंगे, उससे अच्छा हम एशियन गेम्स या ओलंपिक गेम्स पे खर्चा करते हैं, क्योंकि वहाँ पे शॉर्ट चांस है। क्योंकि वर्ल्ड में टॉप 8 पे हैं, तो एशियन गेम्स में तो एशिया की कंट्रीज़ हैं, या ओलंपिक्स में भी बहुत कम मतलब चांस हो सकता है। उसकी वजह से उन्होंने नहीं चाहने दी। अब हमारा बेस्ट पोजीशन ओलंपिक्स में भी 4th रहा है। ओलंपिक्स में फुटबॉल में हम 4th तक गए हैं, शायद से ऑस्ट्रेलिया या साउथ कोरिया था, पता, हाँ ऑस्ट्रेलिया था। तब हम ऑस्ट्रेलिया से हारे थे ओलंपिक्स में। और एशियन गेम्स में हम एशियन चैम्पियंस भी रह चुके हैं। हमने कोरिया को, जापान को, बड़ी बड़ी टीम्स को हराया, जो अभी वर्ल्ड कप में बड़े बड़ी टीमों को हरा रही है। ये वही चीज़ है कि उसके बाद से खेलना बंद हुआ, या 1958 जो दौर है, ये 50 से लेके 58 का वो गोल्डन पीरियड है। उस पर मूवी भी आ रही है मैदान करके, अजय देवगन की, मैदान है, वो गोल्डन पीरियड ऑफ फुटबॉल है। उसके बाद से डिक्लाइन होना शुरू हो गया फुटबॉल का, और उसके बाद से वो प्रमोशन, वो ध्यान नहीं मिला जो क्रिकेट को और हॉकी को था, क्योंकि हॉकी ने वर्ल्ड कप जीत लिया था। उसके बाद तो हॉकी पे ध्यान चला गया। क्रिकेट में वर्ल्ड कप 1983 में जीत लिया, तो उस पर ध्यान चला गया। बट फुटबॉल में ऐसा कोई बड़ा सच इवेंट या कोई ट्रॉफी नहीं उठाया इंडिया ने। और यही चीज़ है कि अगर तुम इंडिया में बहुत जल्दी पॉपुलर हो सकते हो तुम, अगर तुमने वर्ल्ड लेवल पे कुछ बड़ा काम कर दिया तो। ओके। सुनील छेत्री का एक टाइम था जब उन्होंने ऐसे बैक तो नहीं बोल सकते, पर लिटरली हाथ जोड़ के बोला था कि आप आओ,
आप आके गाली दो हमें चेयर करो, हमें ये करो, हम परफॉर्म करेंगे आपके लिए। उसके बाद जैसे ही टीम इंडिया लगातार कॉम्पिटिशन्स जीतती आई और जब पता चला सुनील छेत्री वर्ल्ड रैंकिंग पे एक्टिव प्लेयर्स की गोल स्कोरिंग में थर्ड पे आए, मेसी को भी एक बार ओवरटेक किया, फिर मेसी ने ओवरटेक कर लिया, फिर थर्ड पे चल रहे हैं अभी, तब लोगों को पता चला नहीं, फुटबॉल फैंस तो हैं इंडिया में बहुत सारे, बट इंडियन फुटबॉल को कितना फॉलो करते हैं। वो धीरे धीरे अब जब कॉम्पिटिशन्स पे कॉम्पिटिशन लगातार, अभी 2-3 कॉम्पिटिशन जीती, पाकिस्तान को रहा था, और एफ कप जीता था, सैफ का चैम्पियनशिप जीती थी, बहुत सारे लोगों ने प्रमोट किया, बहुत सारे फैंस आए आगे देखने के लिए। अब तो खचाखच भर चुका होता है इंडिया का स्टेडियम अगर इंडिया खेल रही है तो ये एक चीज़ है। और अभी सुनील छेत्री अपने शायद से करियर के एंड पे होंगे और अभी वो एशिया कप खेलने जा रहे हैं। हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि वो अपना बेस्ट दे रहे हैं वहाँ पे, जबकि इतना सपोर्ट और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। डेफिनेटली भाई, ही इज़ अ लेजेंड। मैंने इस टॉपिक को इसलिए उठाया क्योंकि अगर हम फुटबॉल की बात कर रहे हैं और हम भारत से बिलोंग करते हैं, हम हिंदुस्तान से बिलोंग करते हैं, तो हम इस बंदे को कभी नहीं भूल सकते। हाँ, ये अनफेयर होगा अगर हम इनकी बात ना करें। उनका एक बड़ा योगदान रहेगा इंडियन फुटबॉल को आगे लेके जाने के लिए। अगर आगे जब भी बात होगी तब इनका मेन। भाई गवर्नमेंट कुछ खेलों को सपोर्ट नहीं करती है, ऐसा कुछ होता है क्या? क्योंकि कुछ खेल बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे होते हैं, कुछ खेल के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। वो अभी जैसे बोला गया जाए तो ऐसा गवर्नमेंट पे ये नहीं है, सीधी बात है। अगर हम दुकान पे कुछ ख़रीदने जा रहे हैं, हाँ फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ है, तो हमें जो चीज़ चाहिए हम वो खरीदेंगे। फिर बाद में जब हमें भूख है किसी अलग चीज़ की, फॉर एग्ज़ाम्पल आप दुकान पे गए और आपने बोला कि भाई मुझे बोट का स्पीकर चाहिए, जो पहले नहीं बिकता था, बट आप गए कि नहीं यार बोट का स्पीकर लाओ। हाँ, वो पहले नॉर्मल दूसरे स्पीकर रखता था, तो फिर उसे पता चला कि नहीं लोग बोट का स्पीकर मांग रहे, तो मुझे बोट का स्पीकर देना चाहिए। गवर्नमेंट अपने साइड से कर रही है, जैसे गुजरात गवर्नमेंट है खेल महाकुंभ शुरू कर रही है, खेल महाकुंभ से खेलो इंडिया शुरू हुआ बड़े लेवल पे, बहुत सारी चीज़ें हुई, बट वो हमारे पे भी है ना कि हम भी जाएंगे तब होगा ना। अब अगर हम ही नहीं जाएंगे खेलने के लिए, सारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना दिए, सब कुछ बना दिया, वो बात की बात है कि एक बार वहाँ पे फीस ये कर देंगे, वो ये कर देंगे, अगर हम ही नहीं जाएंगे, हम ही नहीं दिखाएंगे, तो फिर वो लोग क्या करेंगे? हर बच्चा उठ के अगर क्रिकेट में जाएगा तो बाकी स्पोर्ट कौन खेलेगा? हाँ, और वहाँ पे भी अभी अगर आप क्रिकेट की भी बात करो तो क्रिकेट में भी क्या हो रहा है, पहले एक ही टाइम पे सचिन तेंदुलकर ने 24 ईयर्स निकाल लिए। हाँ, अभी कोई क्रिकेटर दिखाए 24 ईयर्स निकाल के? नहीं निकाल सकता। वो 3-4 मैचेस अगर ख़राब खेल दिए तो उनको रिप्लेस करने के लिए है प्लेयर्स बैठे हुए हैं। 3 टीमें बन के बैठी है जो एक टाइम पे 3 टूर्नामेंट अलग खेल सकती है और अच्छा भी परफॉर्म कर सकती है। तो यही हो रहा है ना, अभी भी जो इंडिया की वर्ल्ड कप की टीम आ रही है उसमें भी यही है कि ओपनिंग कौन करे? शुभमन गिल या रोहित शर्मा, शुभमन गिल या यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा या यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा या शिखर धवन। कहाँ किसको भेजोगे ओपनिंग पे? 1 डाउन विराट कोहली है, 2 डाउन पे कौन? सूर्य कुमार, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, कौन? 4 डाउन पे कौन? तिलक वर्मा, ऋषभ पंत, कौन? ईशान किशन। बहुत कन्फ्यूजन है। अगर तुमने 2 मैच में परफॉर्म नहीं किया तो बोल देंगे कि यार परफॉर्मेंस नहीं है, रेस्ट दो दूसरे को दो। उसने परफॉर्म कर लिया फिर बोलेंगे कि यार ये परफॉर्म कर रहे हैं। अब उसमें फिर बाद में बीच में ऐसा भी था ना कि यार रोहित और विराट के नहीं होंगे तो भी जीत जाएंगे, और अभी फिर बाद में हार्दिक पांड्या जब कैप्टन थे तब वेस्ट इंडीज़ से हार के आ गए, जो टीम वो वर्ल्ड कप भी क्वालिफाई नहीं कर पाई। तब पता चल गया ना कि रोहित और विराट का कितना बड़ा इम्पैक्ट है। यही चीज़ है, मीडिया लोग हैं ये सब तो क्रिटिसाइज़ करेंगे, वो है ना लोगों का काम है कहना वाला चीज़, वो क्रिटिसाइज़ करेंगे कि हाँ भैया रोहित अच्छा नहीं खेला तो फिटनेस का इशू है, ये इशू है, वो इशू है। अगर रोहित को बेटा और कोई दूसरा अच्छा खेल गया तो देगा अच्छा खेल गया, पर अगर वही चीज़ उसको डायरेक्ट वर्ल्ड कप खिला लिया और फिर अगर नहीं खेला तो फिर बोलेंगे कि यार इतना छोटा है, कहाँ वर्ल्ड कप का प्रेशर झेल पाएगा,
क्यों खिलाया, समझना चाहिए, एक्सपीरियंस प्लेयर को लेके जाना चाहिए। ओके भाई, आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हो? मतलब ऐसा बोला जाए तो मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं हर रोज़ मंदिर जाता हूँ, बट इन माई माइंड मतलब एक जगह पे वो है कि हाँ, कि वो बैठे हुए हैं। ओके। भले मैं ऐसे नहीं हूँ कि मैं जाके पूरा ये करूँगा हर रोज़ ही, बट मैं उनसे बातें करता रहूँगा, मैं उन्हें बताता रहूँगा। यंगस्टर्स में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा जब लोगों ने विराट कोहली का वाला फेस देखा, जब वो बोलते हैं कि डू आई लुक पूजा पाठ टाइप्स, एंड और फिर बाद में उन्होंने महाकाल का, हाँ, और उसके बाद ड्रास्टिक चेंज हुआ उनकी इनिंग्स में। जब हम किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचने लग जाए, बहुत ज़्यादा ये करने लग जाए, तब हम चीज़ें बिगाड़ देते हैं। और स्पोर्ट्समैन हो या एक्टर हो या म्यूजिशियन हो या कोई भी क्यों ना हो, उनके करियर में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। ऐसा नहीं हो कि हाँ सारा अच्छा होगा, नहीं होगा। नीरज चोपड़ा को भी इंजरी आई थी, ओलंपिक मिस किया, वर्ल्ड चैम्पियनशिप मिस किया, एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप सिल्वर है, बट बाद में कम बैक करके गोल्ड है अभी। विराट कोहली का भी सेम फेस था, सचिन तेंदुलकर का भी फेज आया था। विराट कोहली के फेस में ऐसा हम बोल सकते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा टेंस हो गए। यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ ना, प्रेशर, लोगों का प्रेशर कि यार ख़त्म हो चुका है करियर, ये वो बहुत आता है ऐसा। पर फिर बाद में उन्होंने रुख मोड़ा स्पिरिचुअलिटी के और भगवान के और, जहाँ पे उन्होंने ऐसा बोल सकते हैं कि सारी चीज़ें दे दी, तो ये रहे मेरे दुख, ये आपके चरणों में। मतलब लक पे बिलीव करते हो? बिलीव, लक होता है, लक होता है, स्पोर्ट्स में भी होता है। हाँ स्पोर्ट्स में भी हो सकता है, मतलब होता है, सब बोल सकते हैं। जहाँ पे सामने वाले का लक खराब हो और हमारा अच्छा हो, उसे भी हम लक बोल सकते हैं। अब उस टाइम पे लक भी उसका साथ देगा जब हम भी उतनी मेहनत कर रहे होंगे। आपका फोकस क्या है? मेरा फोकस अभी एथलेटिक्स पे है। ओके। टू बी ऑनेस्ट, आई विल बी इन द मोमेंट अभी, क्योंकि जैसे कोरोना ने सबका ये कर दिया था, वैसे बहुत सारी चीज़ें सोची थी बट हुई नहीं। सो फल की आशा ना रखते हुए मैं कर्म करने पे ज़्यादा फोकस रहूँगा अभी, जैसे कृष्ण जी ने बताया है। आज से 5 साल बाद भाई अपने आप को कहाँ देखते हो आप? किस लेवल में देखते हो? होपफुली आई सी माई सेल्फ एट द टॉप ऑफ इंडियन एथलेटिक्स, और उसके लिए आई विल हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड। मेरा एक ऐसा मानना है कि अगर तुम कोई भी चीज़ कर रहे हो तो बी इन इट और नॉट एट ऑल, वहाँ पे कोई बीच का रास्ता नहीं है। अगर आप जैसे यूट्यूबर हो, आप ब्लॉगर हो, आप पॉडकास्ट आपने शुरू किया है अभी, तो आप कर रहे हो तब पूरा करोगे, या तो नहीं करोगे, क्योंकि वो बीच में अटके रहोगे तो ना इधर के रहोगे ना ना उधर उधर के के रहोगे। क्योंकि जो भी आए हैं, जो भी बड़े बने, उनके पास सेकंड ऑप्शंस नहीं थे, यस यस। एक ही ऑप्शन था, करना है, फोड़ना है। भाई आपने स्पोर्ट्स को चूज़ किया या स्पोर्ट्स ने आपको चूज़ किया? हाँ, वैसे बचपन से तो स्पोर्ट्स ने मुझे चूज़ किया, और फिर बाद में मैंने जब प्रोफेशनली स्पोर्ट्स को चूज़ किया तो तब मैंने खुद में भी एक पर्सनैलिटी चेंज देखा। स्पोर्ट्स की वजह से मुझे एक पहचान भी मिली, वरना उसके पहले क्लास में भी मुझे कोई जानता नहीं। मैं एक मीडियोकर बच्चा था, जो कि लास्ट बेंचर भी बोल सकते हैं, बट उतना भी नहीं नॉर्मल वाला, कि ऐसा भी नहीं कि पनिशमेंट ही मिल रही है, ऐसा नहीं। जैसे ही स्पोर्ट्स मैंने शुरू किया तो लोग पहचानने लगे और लोग जानने लगे कि हाँ है, ये स्पोर्ट्स कर रहा है, ऐसे वैसे। तो भाई जब आपने ट्रायल भी आपने दिया है, आप सेलेक्ट भी हुए हो, आपने नेशनल भी खेला है, तो आप अब जो यंग पीपल है जो इसके अंदर अभी अभी एंटर होना चाहते हैं, खासकर ओलंपिक्स के इतने ज़्यादा ट्रेंड पे आने के बाद बहुत सारे यंग लोग हैं जो कि ओलंपिक्स में जाना चाहते हैं, जिनका सपना ओलंपिक्स बन चुका है, शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? पहले तो मैं बोलूँगा कि पैशन, कोई भी गेम हो, बीट क्रिकेट, फुटबॉल, एथलेटिक्स, हॉकी, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, कोई भी गेम हो, तुम्हें क्या पसंद आ रहा है, तुम्हारा दिल क्या बोल रहा है। क्योंकि अगर तुम एंजॉय नहीं करोगे गेम, तो कोई फ़ायदा नहीं है गेम खेलने में। आई एंजॉय रनिंग, मुझे पसंद है भागना। मैं कहीं पे भी जाता हूँ ना, अगर गाड़ी पे नहीं जा रहा, अगर तो मैं चल के भी नहीं जाता, बस फटाफट जाके आना है, मुझे तेज़ भागना है। दैट इज़ व्हाट इंस्पायर्स मी टू वर्क हार्ड, कि मुझे तेज़ भागना है। उसेन बोल्ट बहुत जल्दी रिटायर हुए, क्यों? क्योंकि उनके अंदर का उनके मुताबिक उनको ऐसा था कि हाँ बस मैंने सब अचीव कर लिया, अब
स्पार्क नहीं है, आई एम नॉट गोना पुश इट, ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, क्योंकि जहाँ पे ज़बरदस्ती होती है वहाँ पे फिर रिग्रेट्स भी होते हैं। यस, तो मैं आई वुड लाइक टू से टू एवरीवन, फॉलो योर पैशन, फॉलो व्हाट यू लव टू डू। अगर तुम्हें जो पसंद है तुम वो कर रहे हो ना, तो तुम वहाँ पे थकोगे नहीं, थकोगे और इंजॉय करोगे मोमेंट को। तो वो फिर वही चीज़ आपको सब कुछ दे देगी, फेम दे देगी, पैसा दे देगी, सब कुछ दे देगी, अगर वो तुमने ट्रूली विथ लव, विथ डेडिकेशन, विथ हार्डवर्क किया। भाई आप बैक साइड मुझे कुछ डार्क स्टोरीज के बारे में भी बात कर रहे थे कि स्पोर्ट्स के अंदर भी बहुत सारे डार्क स्टोरीज हुई हैं, डार्क सीक्रेट्स हैं। इस पॉडकास्ट को हम बहुत ही ज़्यादा ऑलरेडी लंबा कर चुके हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, पर अगर आप और टाइम दे सको तो हम इस पे भी एक पॉडकास्ट शूट कर सकते हैं, जहाँ पर हम लोगों को बता सकते हैं कि कैसे स्पोर्ट्स के अंदर और बाकी फील्ड में हम हमारे हॉन्टेड स्टोरीज या हॉरर एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। इफ़ यू हाँ, श्योर, आई वुड लव टू टेल द डार्क स्टोरीज ऑल्सो, क्योंकि वो मैम जो आपने पूछा था ना स्पिरिचुअलिटी को आप पास कहाँ है, वो तो वहाँ पे है कि जहाँ पे ऐसा पता चला मुझे कि नहीं, कि यहाँ से नहीं, सिर्फ यहाँ से भी चीज़ें होती हैं, हम नहीं हैं यहाँ पे, कोई और भी है। आमना सामने कुछ भी जो भी होता है ना, तो तब हमें सिर्फ एक ही मतलब वही सहारा है, वही सहारा है। या वो भी है या कोई भी चीज़ है, जब बुरा चल रहा है, वक्त चल रहा है, तो वही सहारा है। तो आई वुड लव टू शेयर दो स्टोरीज ऑल्सो। मैं अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे बात कर रहा था, तब भी आपकी एक स्पोर्ट्समैन की पर्सनालिटी होती है ना, चैंपियन मेंटालिटी के साथ वो रहते हैं, वही चीज़ मुझे स्पोर्ट्स पर्सन की बहुत ही अच्छी लगती है। और आपने मुझे जिस तरीके से बताया, जिस मेंटालिटी के साथ, जिस पॉजिटिविटी के साथ, मैं समझ गया कि यार ये बंदा, आप आगे जाके बहुत कुछ करो, ऐसी मेरी विशेज़ है। ठीक है, भगवान आपको बहुत तरक्की दे भाई। ठीक, और हम एक श्योरली एक पॉडकास्ट करने वाले हैं, हॉन्टेड और हॉरर पॉडकास्ट, हाँ, पक्का पक्का पक्का। जहाँ पर आप बहुत सारे सीक्रेट्स बताने वाले हो ऑडियंस को। थैंक यू सो मच भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सेम टू यू। और मैं चाहता हूँ कि इसके बाद आप और भी बहुत सारे लोगों को पॉडकास्ट पे बुलाओ। श्योर। दिस वुड बी द बेस्ट शो थैंक यू सो मच भाई। अमंग ऑल द लेटेस्ट पॉडकास्ट। ओके, अभी शुरू किया है भाई, अब लोगों की कृपा, आपको अच्छा लगा यहाँ पे एक्सपीरियंस? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई लव द एटमॉस्फेयर हियर, जो आपने सेटअप किया है। आपका पहला पॉडकास्ट होते हुए भी आपने इतना प्रोफेशनली, मतलब मैं भी देखता हूँ बहुत सारे पॉडकास्ट, बहुत सब लोगों को फॉलो करता हूँ, और वो देखना और यहाँ पे आके बैठना वो बहुत अलग होता है। और आई एम रियली ग्लैड दैट यू डिड दिस। थैंक यू सो मच भाई। क्योंकि लेवल अप करना है, Thank you. हमें लेवल अप करते रहना। यस, लेवल अप करते रहना। एंड इट्स रुकना आवर नहीं। प्लेजर कि आप यहाँ पर आए। थैंक यू प्रतीक सुरवे बाय। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। श्योर, ओके, प्रतीक सुरवे 1910 फॉलो कर देना। जी। चलो, बाय, थैंक यू। यार मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी मेरा कि प्रतीक भाई को अलविदा कहें, लेकिन पॉडकास्ट की एक लिमिट होती है, तो उस लिमिट को फॉलो करते हुए हमें उन्हें जाने देना पड़ा। बट श्योरली हम मिलेंगे, और अब हम जब मिलेंगे तब हम स्पोर्ट्स की बात नहीं बल्कि हॉरर एक्सपीरियंसेस की बात करेंगे। पॉजिटिव एनर्जी कितनी है, नेगेटिव एनर्जी कितनी है, इन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं हमारे अगले पॉडकास्ट में। तो अगले पॉडकास्ट का वेट कीजिए। अगर आप लोग सजेशन देना चाहते हैं कि किस तरीके के पॉडकास्ट हमें आने वाले डेज में शूट करने चाहिए और किन के साथ शूट करने चाहिए, तो कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिलेगी मेरे इंस्टाग्राम आईडी की, वहां पर जाइए, मुझे डीएम करिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉडकास्ट को शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ। स्पोर्ट्स पर्सन हो, स्पोर्ट्स वाले लोगों तक पहुंचाओ, अदर फील्ड से बिलोंग करते हो उन तक भी पहुंचाओ, और आपके फील्ड के लोगों को भी मैं लेके आने वाला हूँ इस पॉडकास्ट में। टीवीडी पॉडकास्ट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज पॉडकास्ट, लिटरली, ट्रस्ट मी गाइज। और आप लोगों के सपोर्ट से ये पॉसिबल होगा। लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। और स्पॉटिफाई पे सुनो, बाकी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे सुनो, हम अवेलेबल हैं। व्लॉग चैनल को देख रहे हो, इस चैनल को फॉलो करो। जमे रहिए, बने रहिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। विशाल दवे को विदा दीजिए। जय श्री कृष्णा। काम करो, एंजॉय करो, लाइफ इज ऑल अबाउट दैट। मिलते हैं एक नए ढांसू से पॉडकास्ट के साथ।